हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर रोहित स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशी कोचिंग क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस क्लासेस के माध्यम से हमने 12th क्लास की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है और हम 12th क्लास के सभी टॉपिक को, जो कि हमारे फिजिक्स के उन सभी टॉपिक को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में, आज पिछले हमने सभी टॉपिक में अभी तक प्लेट शिफ्ट, जो कि हमारे पास में इन्फिनिटली प्लेट शिफ्ट के कारण हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू को फाइंड किया है, हमारे पास में जितना भी प्लेट वर्क था, प्लेट वर्क मतलब हमारे पास में जो इन्फिनिटली एक्सटेंड जो प्लेट शीट थी जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड किया था। ठीक है, हमारे पास में जितना भी इलेक्ट्रिक यानी कि जितना भी प्लेट वर्क था हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में, इसका नाम क्या है, स्फीयर। आज हमने स्फीयर को पढ़ना है। सेम एज कंडीशन मैंने आप सभी को भी बताया था कि हमने जो सेम अप्रोच जो वहाँ पे यूज़ की थी, आज फिर हम सेम अप्रोच यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, आज फिर हम उन सभी टॉपिक को यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज़ करेंगे, गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। सेम एज जैसे कि हमने वहाँ पे प्लेट शीट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड किया था, सेम एज यहाँ भी हम स्फीयर में भी यूज़ करेंगे। लेकिन आज हमारे पास में क्या यूज़ होगा, स्फीयर। स्फीयर को हमने थोड़ा सा पहले, मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊँगा डिटेल को, स्फीयर को, उसके बाद में हम उसके सभी टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से लेक्चर को। फर्स्ट टॉपिक पहले तो हमने डिस्कस करूँगा आज स्फीयर को, खाली स्फीयर होता क्या है। ठीक है, देखिए स्फीयर, स्फीयर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में जो स्फीयर होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे। ठीक है, स्फीयर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। स्फीयर को हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से, हमारे पास में एक तो होलो स्फीयर होंगे, होलो स्फीयर या थिन स्फीयर, होलो स्फीयर या थिन स्फीयर। ठीक है, दूसरा होगा हमारे पास में सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर्स। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास में वहाँ जो हमारे पास में प्लेट प्रेजेंट थी, वहाँ पे हमारे पास में क्या था, एक तो हमारे पास में कंडक्टिंग प्लेट थी जिसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड किया था। फिर सेकेंडली हमने डिस्कस किया था नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स का, हमने दोनों प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड किया था। सेम एज हमें यहाँ पर भी हमारे पास में होलो स्फीयर जो होते हैं हमारे पास में कंडक्टिंग भी होते हैं, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग भी होते हैं, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, इन्हें हम डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक, या इनका नाम आ जाता है इंसुलेटर भी, इंसुलेटर भी। ठीक है, इन्हें हम इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो होलो स्फीयर होंगे वो कंडक्टिंग भी होंगे, नॉन कंडक्टिंग भी होंगे, डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर भी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, कहीं कहीं पे लिखा आ जाता है इंसुलेटर। फिर हमारे पास में जो सॉलिड है, सॉलिड हमारे पास में कंडक्टिंग भी होंगे। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग भी होंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो सॉलिड स्फीयर होगा वो हमारे पास में कंडक्टिंग भी होगा और नॉन कंडक्टिंग भी होगा। अब यहाँ से हमारे पास में एक बात निकल के आती है कि क्या, कि हमें इन सभी स्फीयर को पढ़ना पड़ेगा भाई, हमारे पास में सॉलिड को अलग पढ़े, नॉन कंडक्टिंग को अलग पढ़े, सॉलिड इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक इन सबको अलग अलग पढ़े? नहीं, हमने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप सभी को देखने को मिलेगा कि जब हम, मान लीजिए हमारे पास में ये एक स्फीयर है जो कि क्या है, मान लीजिए सॉलिड है या होलो है। ठीक है, लेकिन क्या है ये हमारे पास में, मान लीजिए होलो है। ठीक है, होलो स्फीयर है और कंडक्टिंग है। ठीक है, जैसे हम इसे चार्ज देंगे, कंडक्टिंग स्फीयर है, होलो है, हमने चार्ज दिया, आप सभी को पता है जैसे हम इसे चार्ज देंगे वो इसकी सरफेस पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने इसे जैसे ही चार्ज देंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इसके सरफेस पर, आप सभी को पता है। ठीक है, जैसे ही हमने इसे चार्ज दिया, ये जो चार्ज था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया,
हॉलो स्फीयर है हमारे पास में ये, ठीक है। और मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, कंडक्टिंग, ठीक है। सेम एज स्फीयर जो होगा हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग भी होगा तो भी हमारे पास में क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी होंगी इसकी। भाई हमारे पास में जो स्फीयर होगा, ठीक है, वो हमारे पास में कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, स्फीयर जो होगा हमारे पास में, हॉलो जो स्फीयर होगा हमारे पास में, उसके ऊपर जैसे हम चार्ज को क्या करेंगे, उसे चार्ज देंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है उसकी सरफेस पर। बात समझ में आई, ठीक है। सेम अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास में जो स्फीयर है, ये एक स्फीयर हमारे पास में ये है, मान लीजिए, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टिंग है। आप सभी को मैंने इससे पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब हमारे पास में सॉलिड होता है और वो कंडक्टिंग होता है तो चार्ज उसके भी कहाँ प्रेजेंट होता है, सरफेस पर। चार्ज कहाँ प्रेजेंट होगा इसके, यानी कि कोई भी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है, जैसे ही हम उसे चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, इसके स्फीयर पर, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास में ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस और हमारे पास में स्फीयर का केस, यानी कि स्फीयर हमारे पास में सॉलिड होगा, यानी कि हमारे पास में होलो जितने भी स्फीयर होंगे वो चाहे कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज कहाँ उपस्थित होगा, चार्ज कहाँ प्रेजेंट होगा, उसके स्फीयर पर, ठीक है। बस लेकिन कंडीशन कहाँ निकल के आती है अलग, हमारे पास में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। जैसे ही सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की कंडीशन हमारे पास में आती है तो जैसे ही हम इसे चार्ज देंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है इसके पर यूनिट एरिया पर। ऐसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पर यूनिट एरिया पर। जैसे ही हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को चार्ज देते हैं तो वो इसके पर यूनिट एरिया पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। यानी कि हम केवल और केवल एक केस को डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे, बाकी हमारे पास में केवल हमने हॉलो स्फीयर को लेंगे। हॉलो स्फीयर को हमने क्या करेंगे, हॉलो स्फीयर को लेने के बाद में एक गॉसियन सरफेस को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेंगे, उसके कारण निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। और यहाँ से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप सभी को पता है कि हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही पढ़ा है, फिर हमने गॉस लॉ को भी पढ़ा है। अब दोनों का यूज़ करके हम यहाँ से क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्फीयर है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी लेकिन बस हमारे यहाँ पे हमारे पास में जो स्फीयर होता है, स्फीयर की कुछ कंडीशंस होती हैं, ये मैंने आपको बता दी। स्फीयर हमारे पास में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास में सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड की भी कंडीशन यही होगी, बट एक कंडीशन क्या होगी, छोड़ के हमारे पास में ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को छोड़ करके बाकी कि सेम एज प्रॉपर्टी हैव अ सेम प्रॉपर्टी ऑफ ऑल कंडीशंस। कौन सी, हॉलो स्फीयर की हमारे पास में, ठीक है। हमारे पास में जो स्फीयर है वो कंडक्टिंग होगा तो सेम एज प्रॉपर्टी जो कि इनकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये बात बहुत नॉर्मल है, आपने ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। स्फीयर को आज स्फीयर के कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, हो गया, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलिए हेडिंग डालिए, दिख रहा है ना यहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल शेल, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है स्फेरिकल सेल के द्वारा, ठीक है। कैसे करेंगे, अरे बहुत इजी है, देखना जरा। मान लीजिए हमारे पास में क्या है, एक स्फेरिकल
सेल। ये क्या है हमारे पास में? एक स्फेरिकल शेल। ठीक है, मान लीजिए हमने जो चार्ज दिया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके ऊपर इस पर चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस पर? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आप सभी को मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, जैसे कि हमारे पास में ये एक प्लेन शीट थी, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को हमने क्या किया था? कंसीडर किया था। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को। बट क्या हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसीडर करके क्या इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं? भाई देखिए ज़रा, मान लीजिए आपकी मानो तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने आपके कहने से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया। सो क्या यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेगा? आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्जेस होने के कारण रेडियली आउटवर्ड फोर्थ डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा या नहीं निकलेगा? आप सभी को पता है। और हमने कंसीडर किया है गॉसियन सरफेस को, जो कि हमने सिलेंड्रिकल मानी है। सो क्या इसमें से केवल यही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? सो क्या हम इसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे क्या हम इससे मान करके गॉसियन सिलेंड्रिकल यानी कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को मान करके क्या हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमें एक स्पेरिकल, यहाँ पे हमें एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस को ही मानना पड़ेगा। यहाँ पे कौन से स्पेरिकल? एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस को ही हमने यहाँ पे मानना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे क्या मानेंगे? एक स्पेरिकल, यहाँ पे क्या मानेंगे हम? एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, जिससे इसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को नहीं मान सकते हैं। इसका रीजन आपको पता लग गया होगा। ठीक है, सो मान लीजिए हमने एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस को हमने मान लिया, ये हमने कंसीडर कर लिया एक स्पेरिकल गॉसियन मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है? एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। ये क्या है हमारे पास में? स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। मान लीजिए ये इसका सेंटर है, ये इसकी मान लीजिए रेडियस है कैपिटल आर। स्पेरिकल गॉसियन सरफेस की हमारे पास है मान लीजिए रेडियस क्या है? स्मॉल आर। ठीक है, आप सभी को मैंने बताया था कि हम मान लीजिए आप सभी को पता है कि स्पेयर के कारण, ड्यू टू स्पेयर के कारण हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसके चारों साइड से निकल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बाहर निकलना है ना इसके चारों साइड से। तो हम क्या करेंगे? एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे, उस एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब उससे क्या होगा? हम पूरे के पूरे एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल सकते हैं। उसके लिए आप सभी को पता है कि हमारे पास में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे दो केस को हमने सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या होगा कि हमारे पास में इस स्पेयर के कारण एक तो हमने आउटसाइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा और एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास में स्पेयर है उसकी रेडियस कैपिटल आर है। जो हमने गॉसियन सरफेस, ये हमारे पास में क्या है? एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये क्या हमारे पास में? एक गॉसियन सरफेस। ये क्या हमारे पास में? कैपिटल चार्ज मान लीजिए क्यू है जो कि यूनिफॉर्म है। ये क्या है हमारे पास में? यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज। चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या है इसके ऊपर? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एक बात और, इसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी जो है, यानी सॉरी चार्ज क्या है? सिग्मा। एक हमारे पास में क्वांटिटी यूज होगी यहाँ पे हमारे पास में सिग्मा। सिग्मा क्या है हमारे पास में? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है,
अब देखिए चार्ज मैंने क्या कहा आपको, Q है, ठीक है, अपॉन A। यहाँ पे एरिया क्या होता है, एरिया क्या होगा मैं थोड़ा सा आगे जाकर के डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अभी आप केवल सपोज कीजिए कि हमने जो इसका एरिया माना है वो स्मॉल a है, ठीक है, जबकि इसका स्फीयर का जो एरिया होता है वो आप सभी को पता है कि 4πr² होगा, जो कि हमने सिलेंड्रिकल क्वेश्चन सरफेस माना है, ठीक है। पर अभी आप केवल इसे मान लीजिए, ठीक है, ए मान लीजिए अभी, केवल आगे जा करके मैं इसे बताऊंगा। केवल मैंने अभी आपको ये बता दिया कि हमारे पास में सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो हमने ये हमें पता लग गया, ये हमारे पास में एक स्फीयर है, स्फीयर पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस स्फीयर के कारण में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस को क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, जिसके पर यूनिट एरिया में से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने गॉसियन सरफेस को माना, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया, ठीक है। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। ये हमने मान रखा है अपना स्फीयर गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे आप सभी को पता है ये मान लीजिए सरफेस है, ठीक है। एरिया कैसे होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि डी की डायरेक्शन भी यही होगी और ई की डायरेक्शन भी यही होगी। एक ही लाइन पर प्रेजेंट होने के कारण दोनों के बीच बनने वाला थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे यही कंडीशन लगानी है हमें, ठीक है। सो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे होगी हमारे पास में, यहाँ पे यस है, सिग्मा यहाँ पे है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन हमारे पास में ये हो गई, सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या होता है, एरिया, यानी कि डीए की डायरेक्शन ये हो गई, ई की डायरेक्शन हमारे पास में ये हो गई, ठीक है। दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया, 0, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर प्रेजेंट हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। सो केस को क्या डिफाइन कर रहे हैं हम, आउटसाइड वाले। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले हम केवल आउटसाइड पॉइंट पर इसके, ठीक है। उसके बाद में इनसाइड देखेंगे, अभी आउटसाइड। फर्स्ट हम कौन से केस को डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट इनसाइड, एट अ पॉइंट आउटसाइड, ठीक है, स्फीयर। फर्स्ट हमारे फर्स्ट केस को सोल्व कर रहे हैं, आउटसाइड वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्फेरिकल ऑफ स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। आउटसाइड बाहर का पॉइंट है ना हमारे पास में, ये वाला पॉइंट हमारे पास में बाहर का पॉइंट है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कहाँ फाइंड कर रहे हैं, बाहर के पॉइंट पर, ठीक है। आप सभी को पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस है हमारे पास में ई डॉट डी ए। इसे आप सभी जानते हैं, मैंने बहुत सारे लेक्चर में इसे बताते आ रहा हूँ, मैं भी थक गया बता के, ठीक है। सो आप सभी को पता है इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सभी को पता है थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 0। सो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है, कॉस 0 डिग्री। आप सभी को पता है कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, ई यूनिफॉर्म होने के कारण, ई मैंने बताया कि ई क्या हमारे पास में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारे पास में ई बाहर निकल जाएगा, ये यूनिफॉर्म है, डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, सो 1, ठीक है। अब देखिए जरा, कॉस 0 की वैल्यू 1, ई
अब हमने क्या करना है, डी को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम डी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने स्मॉल आर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हमने स्पेरिकल जो क्वेश्चन सरफेस को कंसिडर किया है वो उसका सेंटर से लेकर के सरफेस तक का जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर। कितनी है, स्मॉल आर, क्योंकि भाई हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ ज्ञात कर रहे हैं, कहाँ फाइंड करते हैं, हम गॉसियन सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर रहे हैं, और हमारे पास में गॉसियन सरफेस कौन सी है, ये वाली। तो इसलिए हमने स्मॉल आर लिया, ना कि कैपिटल आर। मैंने यहाँ पे क्या लिया, एरिया, स्फीयर का एरिया क्या लिया हमने, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों लिया, उससे ये बात आपको यहाँ पे ये समझने वाली है कि हमने 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हमने जो स्पेरिकल गॉसियन सरफेस को माना है वो हमारे पास में कौन सी है, बाहर वाली, ना कि अंदर वाली। अंदर वाली तो हमारे पास में स्फीयर है, उसके कारण तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा। ठीक है, सो इसे मान लीजिए हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए नाउ बाय द डेफिनेशन, ये तो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, फाई की वैल्यू निकाल दी हमने मैथमेटिकल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू से। ठीक है, अब यूज करना है हमें नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। अब गॉस लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू फाई। ठीक है, Q इनसाइड यानी कि Q हमारे पास में क्या है, Q इनसाइड के कारण हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ये। ठीक है, अब इसके कारण गॉस थ्योरम तो ये है ना, इनसाइड, क्योंकि चार्ज हमारे पास में कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकालना है हमने। ठीक है, आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये रहा कि हमारे पास में यहाँ पे हमने यूज किया है कि सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन ए क्या मान रखा है हमने, इनसाइड कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या मान रखा है हमने 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल वाला। भाई इनसाइड हमारे पास में चार्ज कितना है, वो है ना कि हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो हमारे पास में यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा कि हमारे पास में चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि हमारे पास में Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, भाई यहाँ पे दिखेगा जरा, वहाँ पे स्पॉट आ रहा है। Q हमारे पास में क्या है, चार्ज पर यूनिट, सिग्मा क्या है हमारे पास में, चार्ज पर यूनिट एरिया। Q इनसाइड कितना है हमारे पास में, Q इनसाइड कितना है हमारे पास में, ये वाला। किसी भी स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे R कितना है हमारे पास में, ये वाला। Q इनसाइड कितना है, आर स्क्वायर। ठीक है, सो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, Q की वैल्यू आ गई हमारे पास में, Q यहाँ से निकाला मैंने। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे Q की क्या वैल्यू आ गई, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों फाई की वैल्यू है, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसे रब करते हैं और इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी। ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, हो गया, इसे भी रब करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, हो गया। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन और फर्स्ट सेकंड दोनों फाई की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रखना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए ज़रा, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर इक्वल्स टू हमारे पास में Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, E की वैल्यू आ गई हमारे पास में सिग्मा कैपिटल आर स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। ये क्या आ गया हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फीयर के कारण, ड्यू टू स्फीयर। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया हमारे पास में स्फीयर के कारण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन को देखें तो हमारे पास में यह देखने को मिलेगा कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ये क्या है हमारे पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। यह क्या कह रहा है यहाँ पे, यह एक बताने का प्रयास कर रहा है कि हमारे पास में ये शो अप करता है कि हमारे पास में जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि सेंटर में। यानी कि ये क्या बताने का प्रयास कर रहे, जैसे जैसे इसकी रेडियस को हम कम करना स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू का मान क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये बढ़ेगा ये घटना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये घटेगा, समझो कि ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। भाई जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू का मान क्या होगा, जैसे जैसे हम सेंटर की साइड में आना स्टार्ट होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप सभी को पता है कि ज़्यादा प्राप्त होगा, हमें अधिक प्राप्त होने का प्रयास अधिक होगा ना। ठीक है, जैसे जैसे समझो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आप सभी को पता है कि रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बाहर निकालता है। ठीक है, जैसे जैसे हम सेंटर के पास में आना स्टार्ट आएंगे तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, अधिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। सो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा प्राप्त होगी सेंटर के साइड में या बाहर। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होना स्टार्ट होंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान है वो हमें कम प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं इसके। ये तो बात है हमारे पास में आउटसाइड की। ठीक है, इसे यहीं तक नोट डाउन कीजिए जल्दी। हो गया, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, हो गया होगा, इधर से हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है हमने। हमारे पास में ये तो हमने किया इनसाइड के लिए। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है आउटसाइड। आउटसाइड के लिए हमने डिस्कस कर लिया है, अब हमने करना है इनसाइड के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे हम अब इनसाइड के लिए। देखिए जरा सेकंड केस, केस सेकंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। केस सेकंड मान लीजिए हमारे पास में, इसे बड़ा बनाएंगे, थोड़ा सा अंदर करना है ना। मान लीजिए ये हमारे पास में क्या एक स्फीयर है। ठीक है, इनसाइड हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। चार्ज सरफेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, चार्ज क्या है इसके सरफेस पर प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए ये इसका सेंटर है। ठीक है, इसके अंदर यानी कि इनसाइड पॉइंट्स पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, आप सभी को पता है कि हम जो बड़े वाला स्फीयर है हमारे पास में, इसकी रेडियस क्या मान रखी थी हमने पीछे भी, ए, इसकी आर थी ना हमारी जो रेडियस थी इसकी। अब हमने क्या करना है, आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कि मान लीजिए ये वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जिसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, मान लीजिए इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा सेकंड केस में। ठीक है, हमने सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। मान लीजिए हमने ये वो एरिया कंसीडर किया है ये। ठीक है, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की ओर होगा। ठीक है, यहाँ पे एरिया भी हमारे पास में यही होगा, डी ए की डायरेक्शन हमारे पास में यही है और ई की डायरेक्शन भी हमारे पास में यही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बनने वाला थीटा कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, सेम अप्रोच यूज करनी है यहाँ पे भी केवल। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनसाइड स्फीयर, स्फेरिकल, इनसाइड या स्फीयर कर दो बस उठा करके, कितना ही है। ठीक है, इनसाइड हमने क्या करनी है, स्फीयर। आप सभी को पता है कि अब की बार हमारे पास में स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर है। ठीक है, कैपिटल आर क्या है हमारे पास में, बड़ा है। ठीक है, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ बाय द
डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? E फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डी ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। इस पॉइंट को हमने कंसीडर कर रखा है, ठीक है। कौन सा वाले पॉइंट को कंसीडर किया हमने? इस वाले पॉइंट को। अब इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। कीजिए, ई यूनिफॉर्म है, ई बाहर निकल गया, ठीक है। डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, अभी बताया मैंने, दोनों एक ही साइड में कॉस 0, ठीक है। सो हमारे पास में यहाँ से निकल के आ जाएगा ई डी ए, ठीक है, ई डी ए। अब देखिए ज़रा, ई डी ए को हमने क्या करना है? इंटीग्रेट करेंगे हम डी ए को। फाई इक्वल्स टू ई तो बाहर निकल रखा है, डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ से क्या आएगा? हमारे पास में इंटू 4 पाई आर। बताइए कौन सा लेना है हमने, कैपिटल आर या स्मॉल आर? बताइए। अब की बार हमारे पास में गॉसियन सरफेस कौन सा है? गॉसियन सरफेस है हमारे पास में अंदर वाला, ना कि बाहर वाला। बाहर वाला तो हमारे पास में स्फीयर है, और हम कौन से वाला आर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में? वो वाला स्फीयर जिसको कि हमने गॉसियन सरफेस मान रखा होता है। अब गॉसियन सरफेस हमने किसे मान रखा है? स्मॉल आर को। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है ना? सो नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है हमारे पास में? Q इनसाइड एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू फाई। यही है ना हमारे पास में, Q इनसाइड इज, ठीक है। अब देखिए, आप सभी को पता है क्या इसके अंदर चार्ज है? भाई देखो जरा, आप सभी को पता है गॉस थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास में द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, द नेट चार्ज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन द नेट चार्ज एंड विद इन द सरफेस। हमारे पास में गॉस थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास में जो चार्ज है वो जो गॉसियन सरफेस हमने मानी है वो उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास में यदि हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास में वो जो चार्ज हमने माना है वो इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यदि वो चार्ज उस सरफेस के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये जो स्फीयर है, चार्ज तो इसकी सरफेस पर प्रेजेंट है। अब सरफेस पर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सरफेस से बनाएगा ना, अंदर से थोड़ी ना बनाएगा। भाई चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाता है, तो जब चार्ज तो इसके अंदर है ही नहीं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से होगा? सो इसीलिए यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 0। तो हमारे पास में यहाँ पे गॉस थ्योरम से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास में 0, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में फाई की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसे मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन है, सो वहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास में? E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फाई की वैल्यू क्या है? 0 फ्रॉम इक्वेशन से। सो हमारे पास में E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। E की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 0। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है चार्ज से, और जब इसके इनसाइड में चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से बनेगा? भाई बात समझ में आई ना ये? सो यहाँ से हमारे पास में ये बात निकल के आती है कि हमारे पास में चार्ज अंदर ना होने के कारण, चार्ज कहाँ है? इनसाइड, यानी कि आउटसाइड पॉइंट पर, इसके आउटर सरफेस पर क्या है? इसके चार्ज है, ठीक है। और आउटर सरफेस पर चार्ज होने के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? 0, ठीक है। क्योंकि गॉस थ्योरम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है कि गॉस थ्योरम क्या कहते हैं कि हमारे पास में कोई भी गॉसियन सरफेस मान लीजिए
एनी गॉसियन सरफेस, यानी कोई भी हमारे पास में कोई सी भी 3D सरफेस को मान लीजिए और चार्ज उसके अंदर रख दीजिए, उसमें से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बट यहाँ पे चार्ज इसके अंदर है ही नहीं, चार्ज तो इसकी सरफेस पर प्रेजेंट है, चार्ज सरफेस पर प्रेजेंट होने के कारण इसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 0। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हो गया। देखिए जरा, अब हमारे पास में एक केस और आता है जो कि हमने डिस्कस करना है। यदि मान लीजिए हमारे पास में स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, यानी कि अगर हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करें तो हमारे पास में कितनी वैल्यू प्राप्त होगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी। मान लीजिए अब की बार स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ सरफेस। थर्ड केस को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने सरफेस पर क्या करना है, निकालना है। r इक्वल्स टू स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R हमने अभी निकाला था कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब मान लीजिए हमारे पास में ये नहीं है, ठीक है, इटसेल्फ अपने आप में एक क्वेश्चन सरफेस है जो कि हमने मान रखा है चार्ज, ठीक है, यानी कि ये हमने जो चार्ज माना है कैपिटल स्मॉल r जो माना है ये कैपिटल R के बराबर है, ठीक है। सेंटर से मान लीजिए ठीक है, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। सेम एज यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने फर्स्ट वाले में प्राप्त हुआ था हमारे पास में वही रिजल्ट यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप सभी को पता है कि सेम अप्रोच यूज़ करनी है। अब की बार स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में क्वेश्चन सरफेस मान ली हमने, ठीक है। स्मॉल r और कैपिटल R दोनों हमारे पास में इक्वल है। सेम एज यूज़ कर सकते हैं वैसे जैसे हमने पहले बनाया था। कैसे कि हम जहाँ पे हमारे पास में स्मॉल r था, हमने जो फर्स्ट केस यूज़ किया था जहाँ पे हमने स्मॉल r का यूज़ कर रखा है, वहाँ केवल हमने क्या करना है, कैपिटल R का यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे हमने स्मॉल r का यूज़ किया है वहाँ पे केवल हमने क्या करना है, देखिए ज़रा, इससे पिछले वाले डेरिवेशन में हमने हमारे पास में फाई की वैल्यू आई थी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में हमने एक नियम लगाया था, गॉस लॉ लगाया था। इससे पहले वाले जो फर्स्ट वाला डेरिवेशन था हमारा, उसमें क्या था हमारे पास में, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये मैंने डेरिवेशन करा दिया है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे, ठीक है। अब देखिए दोनों फाई की वैल्यू दोनों को इक्वल रख देते हैं, ठीक है। 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर e इंटू था e, ठीक है, ये था, आप दे सकते हो इससे पहले डेरिवेशन देखोगे आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनसाइड, ठीक है, e की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। बात समझ में आई। अब देखिए ज़रा, Q अपॉन r स्क्वायर, इसे आप KQ अपॉन r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस r की जगह हमने क्या मान रखा है, कैपिटल R, तो यहाँ से हमारे पास में निकल के आ जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। सरफेस पर क्या होगा हमारे पास में, ये इक्वेशंस फर्स्ट वाले डेरिवेशन में मैंने निकाली थी, मैं केवल यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आता है कि हमारे पास में ये वही बात है जो मैंने आप सभी को बताया कि हमारे पास में ये ऐसा फील होता है कि हमारे यहाँ से कि जो हमारा टोटल चार्ज है वो सेंटर पर प्रेजेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास में रेडियस कम होना स्टार्ट होगा तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू का मान बढ़ना स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हमें ये लगता है कि यहाँ से जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास में क्या है, जैसे जैसे सेंटर पर प्रेजेंट न हो, ठीक है, सेंटर पर प्रेजेंट हो कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक नहीं है ना। सो नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में इसका ग्राफिकल वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं इसका। हो गया, हो गया, हो गया। इसका ग्राफ आ जाता है बनाने के लिए।
ग्राफिकल वेरिएशन। ग्राफिकल वेरिएशन, ठीक है। ई और आर के बीच में हमने इलेक्ट्रिक क्या बनाना है, ग्राफिकल वेरिएशन। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर। ये हमारे पास में क्या है, चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये हमारे पास में ई की डायरेक्शन है, ये हमारे पास में स्मॉल आर मान ला है, कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप सभी को पता है इन साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, आई, मैंने इसे आई लिख दे रहा हूँ, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना था हमारे पास में, 0। ग्राफ हमारे पास में कहाँ से बनेगा, स्फीयर के बाहर ही तो हमारे पास में पहले बढ़ा और इसके बाद में गिरना स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारे पास में ई डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के, ठीक है। सो अगर आपसे कोई ग्राफ बनाने के लिए बोले तो आपके पास में ग्राफ कैसे बनाना है, ऐसे। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हमारे पास में इनसाइड इस वाले, जब हमने स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड किया था, तो हमारे पास में इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, 0। भाई नहीं, इनसाइड में हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था, 0। अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पे, जहां हमने सरफेस पर गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू का मान हमें क्या मिला, मैक्सिमम। सो इसीलिए हमारे पास में यहाँ पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये ग्राफ पहले बढ़ा और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी रेडियस बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू का मान क्या होगा, धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारे पास में स्फीयर का एक टॉपिक था, स्फीयर के मैंने इसमें दोनों टॉपिक को मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसमें हमारे पास में कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, इंसुलेटर हो, जब भी हमारे पास में होलो स्फीयर आएगा सो उसमें हमारे पास में केवल यही अप्रोच यूज होने वाली है, ठीक है। उसमें हमारे पास में कोई भी हो, केवल और केवल एक टॉपिक है इसमें हमारे पास में जो कि डिफरेंट वर्क करना होगा, जिसमें हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग वाला सॉलिड स्फीयर, उसमें हमारे पास में जो चार्ज होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा यूनिफॉर्मली। उसके कारण हम एक अलग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को मैं अब की बार जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमारे पास में सॉलिड स्फीयर को डिस्कस करने वाले हैं। सो इसी के साथ में आप सभी से अच्छे से स्टडी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट।